स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। भारतीय संविधान कैसे बना, किस तरह से इसका विकास हुआ, इसी संवैधानिक इतिहास के क्रम को हमने कल 1600 ईस्वी से लेकर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक की यात्रा को कल पढ़ा था। कल मुख्य मुख्य बिंदुओं को कवर किया, कल मतलब लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग इसके आगे की बातों को पढ़ेंगे। जिनको अगर पुराना वीडियो देखना है या पुरानी बात समझनी है लास्ट के, तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं या पुराना वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। कहने का मतलब गवर्नर जनरल को बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रधान सेनापति बनाया गया। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का राजलेख, इसके माध्यम से जो नियंत्रक मंडल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और राजनीतिक कार्यों की देख रेख के लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। तो चार्टर एक्ट 1793 में नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से, जो पुराना मैंने बताया आपको कब इसका स्थापना हुई नियंत्रक मंडल की, तो इस नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई। 1793 के राजलेख से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया पॉइंट है कि नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कब से की गई, तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई। तत्पश्चात दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव कब रखी गई, तो ये भी 1793 के चार्टर से रखी गई। और इन जो प्रशासन की जो नियम और कानून बने हुए थे, इन कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। जो भी अगर कोई नियम या कानून में अगर समझने में फेर है या कोई गड़बड़ है, तो उसको जैसे समय अपने यहाँ कोई भी नियम कानून है तो सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी व्याख्या करता है, वैसे ही तत्काल समय में न्यायालय को इसका अधिकार दिया गया था। तत्पश्चात 1793 में हर प्रति 20 वर्ष पर यह राजलेख की एक प्रथा थी, जो 1813 में दूसरा राजलेख आया। 1813 में इस राजलेख के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। जैसे जो लोग बढ़ते हैं कहीं पर, जैसे कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उनको यह महसूस हुआ कि हमारे धर्म का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी क्रम में 1813 के राजलेख में ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया और उनको धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। और साथ ही साथ कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापार जो कंपनी जो भी भारत से जो व्यापार हो रहा था, वो केवल और केवल कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश जन भारत में रह रहे थे, ब्रिटिश लोगों को भी व्यापार का अधिकार दिया गया। ये लोग भी यहाँ से अपना कुछ सामान लेकर वहां पर बिक्री कर सकते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे और इंग्लैंड में बेचते थे, या जैसे भी जो कंपनी काम कर रही थी वो अब व्यक्तिगत रूप में ब्रिटिश लोगों को भी करने का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु इस क्रम में एक छोटी सी बात याद रखिए, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना था। इनको ब्रिटिश जनों के माध्यम से नहीं किया जाता था। और दूसरा पॉइंट है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च का उपबंध किया गया, क्योंकि ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र बढ़ रहा था, लोग भी थे और उनकी व्यवस्थाएं, उनकी शिक्षा इत्यादि के माध्यम से, तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख का उपबंध किस चार्टर एक्ट में किया गया, तो 1813 के राजलेख में। 1813 के राजलेख में भारतीयों की शिक्षा पर सर्वप्रथम पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ये आज हमने जो है 1793 और 1813 के चार्टर एक्ट या राजलेखों में जो प्रमुख पॉइंट थे, मुख्य बिंदु जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, हमने उनको देखा। और आगे अब हम 1833 और आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और पिछला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।